morning. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स का सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th पोएम चल रही थी बेटा कमिंग, एक क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में हमें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड कि व्हाट टू थिंग्स आर compared in the poem। तो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका, कौन सी दो वस्तुएं हैं, कौन सी दो चीज़ों की तुलना की जाती है इस पोयम में। तो हमको इस बारे में पहले से इस बारे में आपको ये बताया था, इस बात का ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि कवि की तुलना करने की क्या कोशिश रही है शुरू से ही, अथवा वह एक संबंध दिखाने की कोशिश करता है कविता में। कमिंग फिलिप लार्किन नए मौसम के आगमन का जश्न मनाता है, कल्पना को जन्म देता है, सर्दियों के छील का बसंत बाहर आता है, पुराना मौसम नए मौसम के जन्म दे रहा है प्रकृति। तो इसमें देखो, पहले भी हमने लास्ट क्वेश्चंस में कुछ कंपैरिजन दर्शाए थे, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन दर्शाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पोइट there are two things which are compared, there are two things which are compared as या फर्स्ट एज पास्ट मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड, it is compared with cold and bitter season of winter, this seems boredom as same thing between winter and childhood। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड इज स्प्रिंग which is compared with present time of youth, it is now full of happiness,
containing the song of the bird, ब्रैकेट में लिख लो थर्श, इन एटमॉस्फियर या इन द एटमॉस्फियर, ये तुलना की जाती है। ठीक है, इसकी तुलना इस प्रकार से हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर टू थिंग्स विच आर कंपेयर्ड, फर्स्ट एज पास्ट मेमोरी of his childhood, it is compared with cold and bitter season of winter. This seems boredom as same thing between winter and childhood. Second is spring, which is compared with the present time of youth. It is now full of happiness, containing the song of the bird thrush in the atmosphere. तो भाई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो दो चीज़ें दे रखी है। एक तो पहली बात तो ये कि कवि के अनुसार, कवि के अनुसार दो तीन चीज़ें हैं कि दो चीज़ देखे कौन कौन सी है, मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके या सर्किल करके बताऊँगा। पहला तो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का कंपैरिजन है विंटर सीजन से, सीजन ऑफ विंटर। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन का कंपेयर है यूथ से। ये दो देखो, दो चीज़ क्या है, पहली चीज़ चाइल्डहुड, ठीक है, दूसरा चीज़ है यूथ, या फिर कोई भी ले लो, लेकिन इन दोनों का अलग अलग तरीके से कंपैरिजन किया गया, उसका अलग से उसका अलग से। देखो, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार देयर आर टू थिंग्स, दो ऐसी वस्तुएं हैं विच आर कंपेयर्ड, जिनकी तुलना की गई है। पहले तो पास्ट यानी भूतकाल की याददाश्त, भूतकाल की याद, बचपन की, इसकी तुलना की जाती है ठंडे और बड़े दर्दनाक या फिर कहते हैं बहुत ही ज़्यादा दुखदाई सीजन विंटर के साथ। ये सीजन उबाऊ है और ये एक समान वस्तु है। किस किस के बीच में समानता है, सिमिलरिटी है, सेम थिंग है, विंटर एंड चाइल्डहुड के बीच में। ठीक है, अरे भाई आपको समझाया था कि इसका जो बचपन है वो कैसा है, बोर्डम भी बहुत ज़्यादा नीरसता के साथ बीता है और सर्दियों का मौसम भी नीरसता के साथ बीतता ही है। वो तो सब कुछ एकदम पतझड़ हो जाता है, तो इसका कंपैरिजन हो गया। स्प्रिंग सीजन में सब खुशहाली होती है, तापमान बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती शरीर को और मन में एक खुशहाली आती है। तो इस प्रकार से वो यूथ का है गया। यहाँ पे कोई फुल ऑफ हैप्पीनेस, सॉन्ग ऑफ बर्ड थ्रश भी है एटमॉस्फियर में, सब नाचते गाते हैं, मौज करते हैं। फिर है सेकंड, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू दीज लाइन्स। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 3rd तक हो गया था। हाउ डू यू रेस्पॉन्ड, हाउ डू यू
respond to these lines. कौन कौन सी लाइन्स हैं? लाइट, चिल एंड येलो। यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन सी लाइन है वो। लाइट, चिल एंड येलो। सेकेंड लाइन क्या है? बाथ्स द सेरेन। बाथ द सेरेन। थर्ड है फोर हेड्स ऑफ हाउस। ठीक है, ये हो गया। इसका आंसर क्या है? तो ये आपको लाइन समझाई थी कि पीलापन, रोशनी, तेज ठंड, चिल यानी मतलब तेज ठंड, पीलापन और सेरेन का अर्थ होता है कि माहौल नहाया हुआ है शांति से, घर के सामने का हिस्सा। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, these lines are responsible for the condition of the season before spring, as winter. The winter evening is the beginning of severe cold. Light, chill, yellow and yellow. Inverted comma is an atmosphere when the light of houses lights up. People get into the house and lane, ground, market, yard
and other public place places bath with serious silence of cold means empty ये उत्तर है इसका, ये इसका आंसर है, परफेक्ट आंसर है। पहली बात तो ये लाइनें देखो क्या कह रहा है, आप कैसे इसको प्रतिक्रिया करोगे इन लाइनों की, इन लाइनों से किस प्रकार प्रतिक्रिया करोगे भाई, ये लाइनें किस प्रकार से प्रतिक्रिया योग्य हैं। तो दीज लाइन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन ऑफ द सीजन बिफोर स्प्रिंग एज विंटर। तो सर्दी के रूप में बसंत ऋतु से पहले का जो सीजन है उसकी स्थिति के जिम्मेदार हैं ये लाइनें, उनके लिए लिखी गई हैं। विंटर इवनिंग एक बिगिनिंग होती है और सेवरल कोल्ड, मतलब शुरुआत होती है गंभीर सर्दी की शाम। लाइट चिल एंड येलो, ये क्या है, इज एन ये एटमोस्फियर है कि जब लाइट ऑफ हाउसेस लिट्स अब जल जाती हैं, ठीक है, लोग घरों में घुस जाते हैं, गलियां, मैदान, मार्केट, आंगन और दूसरे पब्लिक प्लेसेस नहा जाते हैं, एक गंभीर साइलेंस में, ठंड के, यानी सब खाली हो जाते हैं, मीन्स एम्प्टी, मतलब खाली हो जाते हैं। तो ये बताया गया है इन 3 लाइनों में। उसके बाद अगला है कमेंट ऑन द यूज ऑफ द फ्रेज कमेंट ऑन द यूज ऑफ द फ्रेज फ्रेश पील्ड वॉइस, फ्रेश पील्ड वॉइस, ठीक है। तो ताजा छिली हुई आवाज, ताजा छिली हुई आवाज, ताजा छिली हुई आवाज। अब ताजा छिली हुई आवाज का मतलब समझते हो, बिना छिली मतलब कचरा, और ताजा छिली हुई आवाज का मतलब शुद्ध। तो ये जो खुलकर बातें की जाती है, खुलकर बोला जाता है, वो फ्रेश फील्ड वॉइस होती है। यहाँ पर सीधा संबंध उस पक्षी से है, उस पक्षी के गायन से है, उस सॉन्ग से है जो थ्रश नाम का पक्षी लगातार चहचहा रहा है, सारे माहौल को खुशनुमा बना रहा है। देखिए क्या आंसर हो सकता है कि लार्किन थ्रश की ताज़ा छिली हुई आवाज़ का प्रयोग बसंत ऋतु, जो कि एक नया मौसम है, उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए एक विशेषण के रूप में करता है। यह वाक्य थ्रश
पक्षी की गुनगुनाहट की ताजगी और तीव्रता का वर्णन करता है। ये ताजगी उस ताजगी के लिए है जो प्रतीकात्मक है उस नए मौसम के आगमन का, जो साथ साथ हवा में घुल मिल गई है और जिसका जश्न कवि मना रहा है। एक गहन और सहज बाग के चारों ओर वह गिरी हुई चमकदार पत्तियां वाली किसी सदाबहार झाड़ी पे बैठकर थ्रश पक्षी गा रहा है। वह बार बार चिल्ला रहा है कि इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून, इट विल बी स्प्रिंग सून। ठीक है, आंसर क्या हो सकता है इसका? द फ्रेज फ्रेश फील्ड वॉइस indicates the shriek voice of the bird thrush. The poet is saying that the bird यानी थ्रश is singing the song of coming season as spring this song verifies that the spring will be coming soon. There is a sharpness in the bird's voice it sings and sits. It sings sitting on every branch of garden trees. It is a symbol of happiness, youth and charm. Comma, which enhances a kind of confidence. ठीक है भाई,
तो ये चीज़ होती है किस प्रकार से दे रखा है ये। जो फ्रेज है फ्रेश फील्ड वॉइस, ताज़ा छिली हुई आवाज़, इंडिकेट्स संकेत करता है तेज आवाज़ पक्षी की थ्रस की। कवि ये कह रहा है कि थ्रस बर्ड गाना गा रहा है ऑफ कमिंग सीजन ऑफ स्प्रिंग या एज स्प्रिंग। दिस सॉन्ग वेरीफाइज डैट, ये सॉन्ग वेरीफाई करता है कि स्प्रिंग विल बी कमिंग सून, बसंत आने ही वाला है, ये आ रहा है। देयर इज़ अ शार्पनेस इन द बर्ड्स वॉइस, वो बर्ड के यानी पक्षी की आवाज़ में एक चिल्लाहट है, एक तीखापन है। इट सिंग्स सिटिंग ऑन एवरी ब्रांच ऑफ गार्डन ट्रीज। वह पक्षी गार्डन के प्रत्येक पेड़ों की शाखाओं पर बैठ बैठकर ये गीत गाता है। इट इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, यूथ एंड चार्म। ये जो गाना है पक्षी की तेज आवाज़ है, ये खुशी का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है और खुशहाली का प्रतीक है, जो कि ये जोर देता है एक प्रकार के आत्मविश्वास का या विश्वास का, कॉन्फिडेंस का। ठीक है भाई। और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं है? तो देखो, इस कविता में आपने ये चीज़ तो कंफर्म कर ली है कि बसंत ऋतु के ऊपर है। आपको कंटिन्यूसली इस बात पे बहुत अच्छे से जोर देना है कि हमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पोएम का हिंदी अर्थ के साथ साथ पोएम के क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप अपनी भाषा में लिखें। ग्रामेटिकल एरर करें तो होने दो, हो रहे तो होने दो, लेकिन अपनी खुद की लैंग्वेज का पे जोर दो। यदि मुझे ये ठीक लगता है या आपको ज़्यादा ठीक लगता है तो आप भी बताए हुए प्रश्नों को ही लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो अपनी तरफ से भी लिखें। तो जैसे जिसको पोएम समझ में आती है, जितने अच्छे तरीके से समझ में आती है उतने अच्छे तरीके से उसके आंसर मिलेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी परीक्षा में कुछ स्टेंजा वाइज पूछ लिया जाता है। जैसे और लॉन्गर इवनिंग में यहाँ पे आपको कुछ लाइनें लिख देता हूँ। ऑन लॉन्गर इवनिंग्स, ऑन लॉन्गर इवनिंग्स लाइट चिल एंड येलो, लाइट चिल एंड येलो, baths the serene, bath the serene forehead of houses, forehead of houses, a thrush sings, laurel surrounded,
in the deep bare garden, in the deep bare garden। ये आपके पोएम की ही लाइन है जिसे हम जल्दी लिख रहे हैं, आपको एक बार समझा दिया था वैसे। इन फ्रेश फील्ड वॉइस, इट्स फ्रेश फील्ड वॉइस। उसके बाद एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क, एस्टोनिशिंग द ब्रिक वर्क। ठीक है, ये कविता के आपके स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट है ना। अब देखो इसके कोई क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेंजर वाइज, जैसे द फोर हेड्स ऑफ द हाउसेज आर सेरेन, वाई? द फोर हेड्स of the houses are serene, why? क्यों है? मतलब घरों के जो सामने का आंगन है वो सुनसान क्यों है? तो अपन देखेंगे बिकॉज ऑफ bitter cold, people get into the houses when the evening comes every day। तो प्रत्येक दिन की शाम को जब शाम आती है, शाम होती है, तो लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, इसलिए वहाँ के जो घर हैं उनका जो आंगन है सामने का वो खाली या शांत पड़ जाता है। दूसरा है व्हाट इज लॉरल, व्हाट इज अ लॉरल। लॉरल क्या है भाई? लॉरल क्या है? तो आपको पता है कि ए लॉरल इज some kind of bushes with shines। फिर तीसरा है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज, व्हाट इज suggested by the poet a deep bare garden। इसका आंसर बनेगा इट मीन्स, या फिर इट इज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड विंटर and its weather। chill winter या chilling winter causes the fall of trees leaves। That's why every tree of garden is bare, means without leaf।
विदाउट इवन ए सिंगल लीफ। ये चीज़ है